हाँ बेटा, पढ़े क्या? कैपिटल गेन हम पढ़ रहे थे। उसमें कल मैंने आपको सेक्शन 112 111A याद है क्या पढ़ाया था? बोलो बेटा बोलो। नोट्स नहीं मिले तुमको? आज ही पूछता हूँ मैं। हाथ में तेरी खुशबू है। चलिए एक बार रिवाइज कर रहे हैं, हमने कल क्या पढ़ा था। बताओ बच्चों क्या पढ़ा था? टैक्स रेट्स ऑन कैपिटल गेन क्या पढ़ा था आपने? बताओ सेक्शन कौन कौन से पढ़े थे पहले? 112A क्या पढ़ा था? 112A क्या पढ़ा था? 112A बताओ। अगर 23 जुलाई के पहले है तो 10%, 23 जुलाई के बाद है तो 12.5%, इन एक्सेस ऑफ 1.25 लाख, इन एक्सेस ऑफ 1.25 लाख यानी 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा किसमें 112A किसको लगता है? इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स यानी इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इस पे लगता है 112A। याद आया क्या? ठीक है। अच्छा कंडीशन क्या है? एसटीटी पेड होना चाहिए, एसटीडी पेड होना चाहिए। इक्विटी शेयर्स में तो एक्विजिशन और ट्रांसफर दोनों टाइम पे एसटीटी लगता है तो दोनों टाइम पे पेड होना चाहिए, और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स में ट्रांसफर के टाइम पे लगता है तो ट्रांसफर के टाइम पे एसटीटी पेड होना चाहिए। कुल मिला के अच्छा दूसरी बात क्या थी? 1,25,000 की लिमिट है दोनों केसेस के लिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपको एसटीटी एग्जेम्प्ट है, मतलब आप आईएफएससी में हो, याद है क्या? आप काय में हो? आईएफएससी में हो, तो वहां पे एसटीटी एग्जेम्प्ट, अगर एसटीटी एग्जेम्प्ट है तो बिना एसटीटी पे किए भी आपको 1,25,000 और 10 12.5 का फायदा आपको मिल जाएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये थी आपकी, क्या थी? कि रिबेट और डिडक्शन इस वाली इनकम से नहीं मिलता है, ये स्पेशल रेट वाली इनकम होती है। कौन सी इनकम होती है? स्पेशल रेट वाली इनकम होती है, इसमें रिबेट वगैरह आपको नहीं मिलता है। हाँ या ना बोलो। दूसरा क्या था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ये अपन ने नहीं पढ़ा था अभी, ये नहीं पढ़ना भी नहीं था अभी अपन को, रुक जाओ भी। इसकी अपन को आवश्यकता भी नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हाँ हमको 111A पढ़ना है सीधे। क्या पढ़ना है? 111A। क्या था 111A में? अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वही ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स या
इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स बिजनेस ट्रस्ट। तो क्या लगेगा, 23 जुलाई के पहले कितना है 15% और 23 जुलाई के बाद कितना है 20%। इफ एसटीटी इज पेड होना चाहिए, एसटीडी पेड होना चाहिए। फिर सेम बात बोली, 15% एसटीडी अगर नहीं भी आईएफएससी में हो या एसटीटी एग्जेम्प्ट है तो आईएफएससी नहीं भी पेड है तो भी आपको काम चल जाएगा। याद आया? अच्छा, अदर केस क्या था, अदर केस क्या था, ट्रांसफर टुक प्लेस। बाकी सारे केसेस में अदर देन 112 है और 111 है, एलटीसीजी कितना लगेगा 20% और 12.5%। कितना लगेगा 20% और 12.5%। अच्छा, जब 20% लग रहा था तब इंडेक्सेशन मिलता था, याद है? जब 20% लग रहा था तब इंडेक्सेशन मिलता था। जब 12.5% लग रहा था, जब 12.5% लग रहा है तो इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। याद है क्या? 23 जुलाई के बाद से इंडेक्सेशन हटा दिया है, तो 23 जुलाई के बाद से रेट जरूर कम किया है 12.5%, लेकिन इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। और यहां पे 20% क्या है, 20% क्या है, टैक्स रेट है, लेकिन यहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिल जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, इंडेक्सेशन होता ही नहीं है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, और नॉर्मल स्लैब रेट आपको दोनों केस में मिल जाएगा। यहां तक कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। अब मेन मुद्दा समझना, जैसे ही ये नियम आया तो लोगों ने क्या बताया, हल्ला। अब ये बात अगर तुम समझ पाओ तो तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है? लोगों ने क्या मचाया, हल्ला। और जैसे ही हल्ला मचाया कि वो तुमने राघव चड्ढा की स्पीच देखी होगी कि सरकार इंडेक्सेशन नहीं दे रही है ना, इंडेक्सेशन पे उन्होंने बजट पे वो संसद में बहुत अच्छी स्पीच दी थी कि इंडेक्सेशन के कारण क्या नुकसान होगा, ये उनने आम जनता को समझाया। तो अदर पॉलिटिकल पार्टीज ने और आम जनता ने भी फिर क्या किया, इसका विरोध किया। जब सरकार ने देखा इसका विरोध किया है तो सरकार ने फिर आपको इसमें बेनिफिट दिया। अच्छा, बेनिफिट अभी ऐसा दिया कि दिखने में लग रहा है कि बेनिफिट हो गया है, लेकिन बेनिफिट उतना खास हुआ नहीं है। कुछ कुछ बेनिफिट आपको अभी के लिए मिल गया है। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझना तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। देखना ध्यान से मेरी बात को। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम होता है, देख रहे हो? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम होता है। इसमें क्या आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये टोटल कर लिया जाता है, इसको बोलते हैं जीटीआई। क्या बोलते हैं, जीटीआई। जीटीआई बोले तो ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें फिर क्या मिलते हैं, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, हाँ या नहीं? तो जो आंसर आता है वो क्या जाता है आपका, नेट टोटल इनकम। क्या जाता है, नेट टोटल इनकम। अब इस नेट टोटल इनकम पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। इस नेट टोटल इनकम पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। बहुत टेक्निकल बात है, सुनना ध्यान से। अब मान के चलो नेट टोटल इनकम 15 लाख आई, हाँ या नहीं? तो 15 लाख में टैक्स लगता है, हो मेरे साथ? अरे प्लीज यार जिंदा रहो यार, हाँ या नहीं? अब प्लीज यहां देखना ध्यान से, अगर कैपिटल गेन स्पेशल रेट वाली इनकम है, अगर कैपिटल गेन स्पेशल रेट वाली, तो यहां तो गेन में जुड़ा हुआ है वो, बोलो हाँ या नहीं? अलग से टैक्स निकलता है इसमें, क्योंकि ये तो स्लैब रेट से निकलेगा, लेकिन 15 लाख में से पहले क्या करेंगे, स्पेशल रेट वाली इनकम को अलग करेंगे। 15 लाख से स्पेशल रेट वाली इनकम को अलग करेंगे। जैसे मान लो 5 लाख कैपिटल गेन का था तो उसको अलग करेंगे, हाँ या ना बोलो? और बाकी बच गया कितना, 10 लाख, इस पे स्लैब रेट लग जाएगा। ऐसी होती है कहानी, हाँ या ना बोलो? अब जब ये 5 लाख पे टैक्स निकालने आए, जब ये 5 लाख पे टैक्स निकालने, ये कैपिटल गेन मान के चलो 23 जुलाई बाद का बिका है, 23 जुलाई बाद का बिका है, तो ये कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे हुआ होगा, विदाउट इंडेक्सेशन। कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, विदाउट इंडेक्सेशन पे। तो इस पे 12.5% टैक्स लगेगा, इस पे 12.5% टैक्स निकलेगा। अभी कैलकुलेशन नहीं करना, बस सुन लो। इस पे 12.5% क्या निकलेगा, टैक्स निकलेगा। हो मेरे साथ? सरकार ने बोला पूरा ऐसे ही करो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट अभी तक कुछ माइनस नहीं किया, मतलब जो है यही करो। जब टैक्स भरने आओगे ना तो एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना कि अगर इंडेक्सेशन देते, अगर इंडेक्सेशन देते और 20% से टैक्स लगाते तो टैक्स कितना आता, तो टैक्स कितना आता। अगर टैक्स कम आता है उससे, मतलब अगर तुमको अगर ये वाला प्रोविजन हमने अमेंड नहीं किया होता और हम क्या देते, इंडेक्सेशन देते, और इंडेक्सेशन के बाद 20% टैक्स लगाते, और वो टैक्स अगर कम आ रहा है, वो टैक्स अगर कम आ रहा है तो क्या कर देना, वो वाला टैक्स भर देना, वो वाला टैक्स भर देना। तो एक तरीके से तो बेनिफिट वापस हो गया, इंडेक्सेशन मिल गया।
नहीं आया कि आया, लेकिन सरकार का चालूपना देखो क्या है इसमें। इंडेक्सेशन मिल जरूर गया, लेकिन आपकी गेन जो कैलकुलेट हुई है यहां पे, वो कैसे कैलकुलेट हुई है? जो गेन कैलकुलेट हुई है वो कैसे हुई है? वो तो विदाउट इंडेक्सेशन ही हुई है। अरे ऊपर जो गेन है वो क्या है? विदाउट इंडेक्सेशन। बेनिफिट कब दिया जा रहा है? टैक्स भरते टाइम। तो कंप्यूटेशन में तो टोटल इनकम आपकी पूरी वाली है। अगर टैक्स कुछ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड या कुछ भी आगे करना होगा तो उसके लिए इनकम कौन सी कंसीडर की जाएगी? ऊपर वाली। अरे बात समझ में आ रहा है? सिर्फ अभी तुम्हें थोड़ी सी राहत दे दी है क्या कि टैक्स भर कम दो, हाँ या ना बोलो, लेकिन ओवरऑल टैक्स तो इनकम तो तुम्हारी कौन सी है? इनकम तो तुम्हारी कौन सी है? विदाउट इंडेक्सेशन वाली। एक बात ये बोलो, हाँ नहीं? ये दिया किसको? सिर्फ इंडिविजुअल को और एचयूएफ को, इंडिविजुअल को और एचयूएफ को। वो भी क्या? जब कोई प्रॉपर्टी बेचोगे, यानी कि इमूल प्रॉपर्टी बेचोगे तब। सबसे मेन बात, वो खरीदी हुई होनी चाहिए 23 जुलाई के पहले की, और बेची हुई होनी चाहिए 23 जुलाई के बाद की। यानी आज अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, आज अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और उसके बाद उसको बेचता है, तो उसमें इंडेक्सेशन की कोई बात नहीं आएगी, हाँ या ना बोलो। और उस बात को न्यूज में कैसे लाया गया कि रोल बैक हो गया प्रोविजन, प्रोविजन क्या हो गया? रोल बैक हो गया, इंडेक्सेशन सरकार वापस से देने लग गई। लेकिन इतनी डिटेल में और टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद रोल बैक किया है। बात समझ आई कि नहीं आई? कि ये आपका कंप्यूटेशन निकलता है, ये आपका क्या निकलता है? कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन में जो आपकी इनकम रहेगी वो कौन सी रहेगी? विदाउट इंडेक्सेशन। कंप्यूटेशन में आपकी जो इनकम रहेगी वो कौन सी रहेगी? विदाउट इंडेक्सेशन। आपका जीटीआई विदाउट इंडेक्सेशन है, वो बढ़ी गया है, हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया? टैक्स भरते टाइम चेक कर लो, विद इंडेक्सेशन कुछ कम तो नहीं हो रहा। अगर कम हो रहा है तो विद इंडेक्सेशन वाला भर दो। ये तुमको राहत दी है, ये सही में राहत है भी, ये तुमको राहत दी है। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन आपकी टोटल इनकम तो वही रहेगी। अगर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आगे कुछ भी करना होगा तो उसके लिए इनकम आपकी कौन सी रहेगी? ऊपर वाली रहेगी। टैक्स पेमेंट में बेनिफिट है, सुनना ध्यान से, एक लाइन बोल रहा हूं, टैक्स पेमेंट में बेनिफिट है, इनकम कंप्यूटेशन में बेनिफिट नहीं है। एक बात, हाँ या ना बोलो। और दूसरी बात है किसको? इंडिविजुअल एचयूएफ को। वो भी कब? जब इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची हो। कोई और एसेट में इंडेक्सेशन की कहानी अभी तक नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या? खरीदी होनी चाहिए 23 जुलाई के पहले और बेची हुई होनी चाहिए 23 जुलाई के बाद। 23 जुलाई के पहले खरीद के 23 जुलाई के पहले ही बेची, तब तो इंडेक्सेशन है ही है, तब तो है ही ना इंडेक्सेशन। उसके पहले तो अमेंडमेंट हुआ ही नहीं था। 23 जुलाई के बाद बेचने की कहानी है। खरीदी कब हुई होनी चाहिए? 23 जुलाई के पहले। अगर आज खरीदते हो और 4 साल बाद कुछ बेचते हो तो उसमें इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, प्रोविजन आपका 12.5% वाला ही रहेगा। क्या बात समझ में आई? अभी सबका मुंह, अभी देखो, अभी हल्ला कौन मचाएगा? जो प्रॉपर्टी आज बेच रहा है। जो प्रॉपर्टी आज बेच रहा है उसने ऑब्वियसली बात है 23 जुलाई के पहले खरीदी होगी, तभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, तो उन सबको बेनिफिट मिल गया, वो सब शांत हो गए। आज आप खरीदोगे, आज आप खरीदोगे और 5 साल बाद बेचोगे तो फिर क्या होगा? आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 20% टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, 12.5% ही पे करना पड़ेगा। देखो ये अमेंडमेंट है, ये लिखा है नोट जो है, if a resident or individual HUF transfer any मूल property acquired before 23rd July और resident individual या HUF होना चाहिए and tax calculated on LTCG at the new rate 12.5% without indexation is higher than the tax calculated at the old rate 20% with indexation, then the excess tax is ignored. In other words, the SEC pay tax at the rate of 12.5% without indexation or 20% with indexation, whichever is lower. यानी दोनों में से जो कम आ रहा है वो आप पे कर दोगे। मुझे नहीं लगता आपको इतना टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आपने इतना पढ़ा है तो। हाँ या ना बोलो, आया कि नहीं आया? और ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। क्लियर या ऑल क्लियर बोलो? ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट था जो मुझे आपको पढ़ाना था। आया कि नहीं आया? तो पूरा रियल वर्ल्ड में समझे कैसे हुआ है कैपिटल गेन्स के साथ। पहले इंडेक्सेशन मिलता था, पहले इंडेक्सेशन मिलता था, सरकार आई 23 जुलाई को, बजट पेश किया और बोला कि अब से इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। फिर जब सरकार को हल्ला मचाया गया तो उन्होंने रोल बैक में एक अमेंडमेंट डाला। क्या अमेंडमेंट डाला? कि भैया पूरा इनकम वैसे ही कंप्यूट करो। अब आप इनकम कंप्यूटेशन के टाइम पे आपको नहीं देखना है कि भैया कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है। कंप्यूटेशन के टाइम पे आपको क्या करना है? जब जीटीआई निकाल रहे हो तब क्या करना है? सीधे सीधे 23 जुलाई का बाद का है तो इंडेक्सेशन मत दो, 23 जुलाई के पहले का है तो इंडेक्सेशन दो। इसलिए पहले मैंने ऐसे पढ़ाया था, बोलो हाँ या नहीं? जब टैक्स कैलकुलेट करने जाओगे, जब टैक्स पे करने जाओगे तो चेक कर लेना कहीं ये जो टैक्स आ रहा है 12.5%, वो इंडेक्सेशन के साथ 20% से ज्यादा तो नहीं आ रहा। विच एवर इज लोअर आप पे कर दो। आपको पेमेंट का बेनिफिट यहां पे सरकार ने दे दिया है। वो भी क्या? प्रॉपर्टी खरीदी हुई होनी चाहिए 23 जुलाई के पहले और बेची हुई होनी चाहिए 23 जुलाई के बाद। आया कि नहीं आया? नहीं आया कि आया?
पक्का। अब एक बार इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, ये अदर देन सिक्योरिटी जीरो कूपन बॉन्ड के रेट दिए हुए हैं। पहले 10% था विदाउट इंडेक्सेशन, 20% था विद इंडेक्सेशन, और 10% विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर। ये बहुत ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने आपको याद करा दिए हैं वो मुझे लगता है कि काफी रहने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात और, हालांकि ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में सब हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सुन लो, जब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कराऊंगा तब करेंगे। क्या है, क्या बेनिफिट मिलेगा एलटीसीजी, एसटीसीजी, 111A, 112A में हमको बेसिक एग्जेम्पशन का? हाँ, बेसिक एग्जेम्पशन का लिमिट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना आपको, अभी यहां पे कंप्यूटेशन किया हमने 15 लाख रुपए, अगर ये इनकम ही कितनी होती, 7 लाख रुपए, कितनी होती, 7 लाख रुपए, और आपका कैपिटल गेन की इनकम कितनी होती, 6 लाख रुपए, तो कैपिटल गेन के अलावा बाकी इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए। आपकी बेसिक एग्जेम्पशन कितनी होती है, 2.5 लाख। आपकी बेसिक एग्जेम्पशन कितनी होती है, 2.5 लाख। 2.5 लाख में से अदर इनकम के लिए यूज कितनी हुई, 1 लाख। अरे 2.5 लाख में से अदर इनकम यूज कितनी हुई, 1 लाख। अभी भी अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जेम्पशन कितनी बची है, 1.5 लाख। तो क्या ये अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जेम्पशन यूज हो सकती है कैपिटल गेन के लिए? हाँ, हो सकती है। तो आपकी कैपिटल गेन की इनकम मैंने कितनी बताई, 6 लाख में से 1.5 लाख हटा दोगे, 6 लाख में से 1.5 लाख हटा दोगे, कितना बचेगा, 4.5 लाख पे आप क्या करोगे, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मतलब अदर देन सिक्योरिटीज वाला, तो 12.5% आप भरोगे और चेक करोगे वो आ रहा है कि नहीं। कितनों को मेरी बात समझ में आई, प्लीज हाथ उठाओ। पक्का आई है, पक्का आई है। इसको चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैं चाह रहा था कि इसको एक फ्लो में हम अच्छे से पढ़ के खत्म करें। थोड़ा सा ये टेक्निकल है इन चीजों में, इस चैप्टर में ये बातें। हाँ या ना बोलो, पक्का। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेट टोटल इनकम मिस्टर राम की कितनी है, 420, जिसमें एलटीसीजी कितना है, 2.5 लाख। तो 420 में से 2.5 लाख हटाओ, कितना बचा, कितना बचेगा, 170। अब 170 जो बचेगा, 2.5 लाख था। नो टैक्स लायबिलिटी ऑफ राम अज्यूम इज ऑप्टेड 115 बीएससी, ऑप्टेड आउट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स रिजाइम का बंदा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो 4 लाख में से 2.5 लाख कितना गया, 170। तो 2.5 लाख में से 170 माइनस करो, समझे? देखो बेसिक एग्जामिशन कितनी है, 2.5 लाख, पता है। एलटीसीजी कितना है आपको, 2.5 लाख, ठीक है। टोटल इनकम कितनी है आपकी, 420। टोटल इनकम कितनी है, 420। 420 में से 2.5 लाख एलटीसीजी की इनकम हटाई, तो बाकी इनकम कितनी बची, 170। अब 2.5 लाख में से 170 यूज हो जाएगा बेसिक एग्जामिशन, तो कितना बच गया, 2.5 लाख माइनस 170, कितना बच गया, 80,000। तो अब एलटीसीजी कितना था, 2.5 लाख। अभी अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जामिशन कितनी है, 80,000। तो 2.5 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे, 2.5 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा बताओ, 170 पे आप क्या करोगे, 170 पे आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरोगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या करोगे आप, भरोगे 20% या 12.5% एज द केस में भी। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? इनने वही वही फिगर ले लिए, 2.5 लाख एक साथ आ रहे थे। मेरा वाला एग्जाम्पल बेटर था। आया कि नहीं आया, कि आपकी नेट टोटल इनकम, एग्जाम्पल ले लो, नेट टोटल इनकम आपकी कितनी है, 6 लाख। नेट टोटल इनकम कितनी है, 6 लाख। एलटीसीजी कितना है आपका, 3 लाख। 3 लाख में नहीं, चलो 4.5 लाख। तो क्या करोगे बताओ, अदर इनकम कितनी हो जाएगी, 6 लाख माइनस 4.5, कितना बच गया, 1.5 लाख। कितना बच गया, 1.5 लाख। 2.5 लाख की बेसिक एग्जामिशन मिलती है, 1.5 लाख अदर के लिए यूज हो गई, कितनी बच गई, 1 लाख। तो 6 लाख में से कितना, जो एलटीसीजी कितना था, 4.5, एलटीसीजी कितना था, 4.5, बेसिक एग्जामिशन के लिए कितना बचा है, 1 लाख। तो कितना बच गया, 3.5 लाख। 3.5 लाख पे आप क्या कर दोगे, 3.5 लाख पे आप क्या कर दोगे, अगर 23 जुलाई के पहले का है तो 12.5, 20%, और बाद का है तो 12.5, डिपेंडिंग विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन कैसे कैलकुलेट किया है। या अगर टैक्स पे करने आ रहे हैं तो दोनों कैलकुलेट करेंगे और फिर चेक करेंगे। हाँ या ना बोलो, नहीं आया कि आया? एक बात बताऊं, आंसर भले गलत हो जाए टैक्स में, प्रोविजन चोखा लिख के आना है।
अगर प्रोविजन लिख के आओगे ना तुम्हारे को देखना नंबर मिलेंगे, तुम ये लिख के आ जाओगे ना पूरी कहानी इतनी कि ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है, तुम कंप्यूटेशन की कोशिश करो, भले तुम्हारा आंसर हो जाए तुम्हें उसके नंबर मिलेंगे। जितने तगड़े तुम प्रोविजन, याद रखना टैक्स का पेपर इज ऑल अबाउट राइटिंग नोट्स। जितने तुम नोट्स लिख के आते हो ना, क्वेश्चन सॉल्व किया नीचे नोट्स लिखने, नोट्स मतलब जितने प्रोविजन तुमको याद आ रहे हैं, जो जो प्रोविजन तुमने अप्लाई किए, सेक्शन नंबर मत लिखो, क्या क्या किया है क्यों किया है, वो तुमको जितने तुम प्रोविजन लिख के आओगे ना तुम उतने अच्छे से पास हो जाओगे, क्योंकि एग्जामिनर भी समझता है कि आपको प्रोविजन पता था, आपने एप्लीकेशन में गलती की है, तो प्रोविजन के नंबर आपको एग्जामिनर देता है, हाँ या ना बोलो। तो जितने नोट्स आप लिख के आओगे उतना आपको कुल मिला के, आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो उसको नीचे नोट्स के फॉर्म में आप लिखते चले जाओ। एक क्वेश्चन में 7-7 नोट्स भी लिख रहे हो तो भी कोई बुराई नहीं है, जितने नोट्स लिखोगे उतनी क्लैरिटी रहेगी। कितनों को ये बात समझ में आई, हाथ उठाओ। आ गई? अरे बोलो बेटा। अच्छा, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर ये अपन पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था ये आगे आएगा, दूसरे हेड में अपन ने पढ़ा था, बताओ कहां पढ़ा था, बताओ मुझे। हाँ, एचडीबी में। जब मैंने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला बताया था आपको, काय में अदर सोर्सेस में, सेम यहां भी बताया था कि अगर मेरी प्रॉपर्टी एचडीबी के हिसाब से कैलकुलेट हो रही है, अगर मुझे एचडीबी सही नहीं लग रही तो मैं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाऊंगा कि भैया एचडीबी क्या है, बहुत ज्यादा है, आप इसको कम करो। अगर उसने और बढ़ा दी तो क्या करते थे, इग्नोर करते थे, अगर और बढ़ा दी तो इग्नोर करते थे, कम बताता था तो कम ले लेते थे, हाँ या ना बोलो। सेम देखो लिखा होगा, एओ में रेफर केस वैल्यूएशन इन द फॉलोइंग, एफएमवी क्लेम बाय द एसएससी एज पर रजिस्टर्ड वैल्यू, एओ इज द ओपिनियन दैट वैल्यू क्लेम इज वेरिएंस विद एफएमवी, एफएमवी एज पर एओज ओपिनियन मोर देन द वैल्यू क्लेम बाय द एसएससी, जितना एसएससी बोल रहा है अगर एफएमवी क्या कर दी, एओ ने उससे ज्यादा कर दी। एक सेकंड, नहीं ये दूसरी चीज के लिए लिखा हुआ है, ये वो नहीं है, दिस इज नॉट दैट। इसको अपन अभी कंसिडर करते हैं आगे चल के, इसको होल्ड पे डाल रहा हूं मैं अभी, ठीक है। चलो, यहां तक समझ आया सबको? अब एक बार ऊपर का देख लो, चीजें ऊपर की चीजें बताता हूं मैं आपको क्या है क्या नहीं। ये मैं तुमको नीचे टैक्स रेट पढ़ाने के लिए लेके आया था ताकि ऊपर की बातें समझ में आ जाए। ऊपर की बातें एक बार रिवाइज कर लेना सब लोग, जो जो मैंने बताई थी। क्या सबसे पहले कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, चार्जिंग सेक्शन पढ़ लिया था, याद आ रहा है क्या? कौन कौन सी चीजें कैपिटल एसेट को कंसिडर नहीं करेंगे ये पढ़ लिया था हमने। मेन कब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, कब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग हमने समझ ली थी। फिर हमने कंप्यूटेशन देख लिया था, याद आ रहा है क्या? फिर हमने इसके बाद ये इंडेक्सेशन देखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट अगर 23 जुलाई के बाद है तो नहीं मिलता है, पहले है तो मिलता है। फिर रोल बैक का क्या हुआ ये समझाने के लिए मैं नीचे आपको सारे टैक्स रेट्स पढ़ाने के लिए लेके चला गया, याद है क्या? अगर 1/4/2001 के पहले का है तो एफएमवी या तो फिर कॉस्ट विच एवर इज हायर, अगर वो कर रहे हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इग्नोर किया जाता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इग्नोर किया जाता है, याद आ रहा है क्या? अरे बोलो बच्चों। ये फॉरेन करेंसी वाला तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आता आता। आ जाओ सेक्शन 55, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तुम्हें मॉड्यूल में मिली है सारी चीजें जो जो पढ़ाई है मैंने अभी तक? वो अमेंडमेंट वाला पोर्शन तो नहीं मिला होगा तुमको, ठीक है, वो अमेंडमेंट वाला पोर्शन तो नहीं होगा, पुरानी मॉड्यूल में अमेंडमेंट्स नहीं है तुम्हारे। ये नोट्स मैं आज ही तुम लोग को दिलवाता हूँ, है ना, कैपिटल गेन्स के। हो गया?
चले आगे बढ़े। चलिए, क्या है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या है कॉस्ट ऑफ, हमने अभी पढ़ा ना, क्या निकालते हैं, एफ वी ओ सी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या क्या लेंगे क्या क्या नहीं लेंगे, ये ध्यान बोला गया है। ठीक, क्या बोला गया देखो, गुडविल और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ये सारे क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, देख लो। ठीक है, क्या गुडविल और एनी अदर बिजनेस प्रोफेशन, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम विद बिजनेस और प्रोफेशन, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, पेटेंट, कॉपीराइट, राइट टू कैन बिजनेस, ये सारे का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है, क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, और वो सेल्फ जनरेटेड है, क्या है, सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड मतलब आपने उसको खरीदा नहीं है, तो आपने खरीदा नहीं है, गुडविल खुद से बनी है, हाँ ना बोलो। अगर उसको बेच भी रहे हो, अगर उसको बेच भी रहे हो, कई बार होता है ना ब्रांड नेम बिकते हैं, तो अगर आप बेच भी रहे हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा क्या रहेगी, नील रहेगी। क्या रहेगी, नील रहेगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल या उन चीजों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी, नील रहेगी। और परचेजेस है तो कितनी रहेगी, परचेज है तो कितनी रहेगी, जितना आपने खर्चा किया है, यानी जो आपकी परचेज प्राइस थी। बात समझ आई कि नहीं आई। मैंने अपनी गुडविल बेची, मैंने अपनी गुडविल बेची, गुडविल बेची मतलब मेरे से कोई एक बंदा बोल रहा था कि भैया नागपुर में आईटेक्स की ब्रांड खोलनी है, CS दुनिया का ब्रांच खोलना, मैंने खोल लो, इतने पैसे मुझे दे दो। तो एक तरीके से मैंने अपना ब्रांड नेम सेल किया कि मैं अब यूज नहीं करूंगा, तुम ले लो चलो। या मैं मान के चलो सब संन्यास लेके छोड़ के जा रहा हूँ, अपना CS दुनिया का ब्रांड किसी को बेच दिया, अब बढ़िया लास वेगस में रहूंगा, हो गया, बहुत मेहनत है ना, तब नहीं हो रही। ठीक है, हाँ बस मेरी अब उम्र हो गई है बेटा, अब मैं वैसे ही बेटा अब बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, सोच रहा हूँ अब क्या रखा है मोह माया, बस है ना। ये आखिरी बैच ही पढ़ा रहा हूँ बस, लग रहा है अगला नहीं ले पाऊंगा बेटा मैं। ठीक है, सीरियसली मत ले लेना। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताओ बेटा क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो। तो लास वेगस में रहेंगे, तो अगर मैंने अपनी गुडविल बेची, क्या करी, गुडविल बेची, जितना बेचा वो FVOC, जितने बेचा वो FVOC, किसी से खरीदी नहीं थी, खुद का ब्रांड बनाया था, बोलो हाँ या नहीं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी, नील। वेरी सिंपल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी, नील। और अगर खरीदी थी, ऑलरेडी किसी से ब्रांड खरीदा था फिर उसको आगे बढ़ाया था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी, जो हमने परचेज प्राइस किया था। हाँ या ना बोलो। बेनिफिट एक नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ अबाउ एसेट, 1/4/2001 के पहले का FMV वाला कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है ना भैया, तो FMV कहां से कंसिडर कर लेंगे। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, नहीं आ रहा, तुम लोग के मुंह देख कैसा लग रहा है। एक काम करो, ये तीनों पॉइंट पढ़ो खुद से, बुक में नहीं मिला तो ऐसा बताओ ना बेटा। मिलेगा मिलेगा, दिखाता हूँ, पहले इतना रीड करो, बता रहा हूँ फिर कहाँ है। ये दिया है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एसेट, गुडविल और ट्रेडमार्क और ब्रांड और नेम एसोसिएटेड विद अ बिजनेस और प्रोफेशन, एनी अदर इंटेंजिबल एसेट। देखा क्या, जो बात बताई मैंने आपको, पेज नंबर बोलूं 267। अगर सेल्फ जनरेटेड है तो वैल्यू निल है, और इफ एक्वायर्ड है तो परचेज प्राइस है। सुन रहे हो कि नहीं, अरे बोलो भाई बोलो, अरे बोलो भाई बोलो। नहीं सुन रहे, अब देखो मैं तुम्हारी मॉड्यूल से ही पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, आओ। गिफ्ट, इनहेरिटेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट अचीव अंडर पार्टीशन, क्या हुआ बेटा, फॉर एग्जाम्पल, हा देखो,
से यस और नो। कौन है ये मान के चलो बेटा पापा जी हैं। कौन है बेटा? पापा जी। सुन रहे हो? पापा जी ने क्या करी? अपनी प्रॉपर्टी क्या करी बेटा? बेटे को दे दी। देख रहे हो कितना खुश है? ओहो, इसी दिन का तो उसको इंतजार था। भाई मैं क्या टैक्स में पढ़ाना पड़ता है, मैं क्या करूं? ठीक है, प्रॉपर्टी मिली इसको। ठीक है, कितने की मिली प्रॉपर्टी? मान के चलो जो भी प्रॉपर्टी, आपको कितने की क्या मिली? फ्री में मिली होगी ना, है ना? पिताजी ने बड़ी मेहनत करके क्या करी? प्रॉपर्टी बनाई, और ये प्रॉपर्टी किसको दे दी? लड़के को दे दी। बोलो हाँ या नहीं? अब लड़के ने इसको 5 साल रखी। लड़के निकम्मे ही होते हैं, क्या बात समझ में आ रही? लड़के क्या होता है बेटा? निकम्मे होते हैं। निकम्मे ने क्या कर दी? ये प्रॉपर्टी बेच दी। निकम्मे ने क्या करी? प्रॉपर्टी बेच दी। FVOC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 CR। क्या बात समझ में आ रही है? 1 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बोल रहा है मेरा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसने खरीदी थी क्या? तो क्या इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाए? नहीं ली जाए? कॉस्ट ऑफ नहीं ली जाए? अरे काहे को नहीं? इसके पिताजी ने तो खरीदी थी और उसने बेची नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर। अरे जब आपको कोई चीज इनहेरिटेंस में मिली तो किसी ने तो खरीदी होगी, उनके बेचने की वैल्यू तो आपने वैसे, अरे इस टाइम पे ट्रांसफर थोड़ी माना गया, आप जब बेच रहे हो तब ट्रांसफर माना जा रहा है। बोलो हाँ या नहीं? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर ले लेंगे। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे? गिफ्ट में मिली, इनहेरिटेंस में मिली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट HUF में मिली, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दी प्रीवियस ओनर ले ली जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर ले ली जाएगी। हाँ या ना बोलो, आया कि नहीं आया? तो अलग अलग चीजों का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम पढ़ रहे हैं। पहले इंटेंजिबल एसेट्स का पढ़ा। किसका पढ़ा? इंटेंजिबल एसेट्स का। क्या पढ़ा इंटेंजिबल एसेट्स का? बोलो अनुप्रेषा सोनी, कल क्यों नहीं आई थी तुम? कहां गई थी? हाँ, अच्छा अच्छा, मम्मा के साथ गई थी। ठीक, कोई बात नहीं बेटा, चलो ठीक है। हाँ तो बताओ क्या पढ़ा इंटेंजिबल एसेट्स में हमने? अगर सेल जनरेटेड है तो नील। अरे यार, डेड बॉडी सेल जनरेटेड है तो नील, परचेज है तो परचेज प्राइस। क्लियर है क्या? अच्छा, इसके अलावा क्या था बताओ? इसके अलावा क्या था? अगर हमको किस में मिली? गिफ्ट में मिली, इनहेरिटेंस में मिली, पार्टीशन में मिली। क्या बात समझ में आ रही है? तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बन जाएगा? हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आप मुझे बताओ बोनस शेयर क्या होते हैं? हाँ, बोनस शेयर क्या होता है बे? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। फ्री में मिलते हैं वो तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? नील। अरे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? नील। लेकिन अगर 1/4/2001 के पहले, अगर 1/4/2, डेड बॉडी सुनो, अगर 1/4/2001 के पहले क्या था? 1/4/2001 के पहले क्या था बेटा? अगर आपको बोनस शेयर मिले था तो FMV एज ऑन 1/4/2001 ले ली जाएगी। समझाने की कोशिश करता हूं, बताओ 1/4/2001 के पहले के लिए हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या FMV, विच एवर इज हायर। हायर ना बोलो। अरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नहीं ली है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नहीं ली है, जो भी FMV रहेगी वही क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हायर ना बोलो। और 2001 के बाद का है तो नील। अरे यार इतना क्या सोचते हो? बोनस शेयर्स मिले हैं इफ एक्वायर्ड बिफोर 1/4, इफ एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 2006। ये क्या, ऐसा क्या अजीब सा बना दिया इसने? एज ऑन 1/4/2000, पता नहीं कहाँ बना दिया रे। इफ एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, यहाँ जाएगा FMV। ये यहाँ लिख दिया, पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है, समझ गए ना? और एज ऑन, नहीं नहीं सही होना चाहिए ना। अब सही है। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो बेटा, पक्का? तो क्या हो जाएगा? FMV एज ऑन 2001 में आपको ले लिया जाएगा। ये मैंने बता दिया। बोनस शेयर अलॉटेड प्रायर टू 1 अप्रैल 1 FMV ले ली जाएगी। पोस्ट 1 अप्रैल 2001 क्या ले ली जाएगी? नील ले ली जाएगी। आप मुझे बताओ राइट शेयर्स क्या होते हैं? राइट शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए जाते हैं। बोलो हाँ। अच्छा, डिस्काउंटेड प्राइस में या तो वो अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं या तो अपना राइट रिनाउंस करते हैं। ये पता है क्या? अगर मैंने खुद खरीद लिए तो राइट शेयर्स हो जाएगा, अगर किसी और को बेच दिए तो राइट रिनाउंस कर दिए। राइट भी एक प्रकार में अपने आप में क्या है? एसेट है। हाँ बोलो ना यार। अगर मैंने अपना ओए ओए ओए, अगर मैंने अपना राइट रिनाउंस किया, निकल गई थी। अगर मैंने अपना राइट रिनाउंस किया, क्या किया? रिनाउंस किया, तो बताओ क्या होगा? अगर मैंने अपना राइट रिनाउंस किया तो क्या होगा? बेचा। तो FVOC जितने बेचा
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? नील, क्योंकि राइट तो मेरे को नील में मिलता है। बोलो हाँ या नहीं? देखो, हाँ, अब देखो, मन में कोस रहे हैं, कोई तो कोस रहा है मेरे को, क्यों ख्वाहिश, है ना? तुम्ही को बोला था मैंने लास्ट कुछ। ठीक है, राइट शेयर मिला, अगर शेयर होल्डर ने उसको क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। क्या कर लिया? एक्वायर कर दिया। नहीं बोलेंगे कुछ तुमको, ठीक है? चलो, इफ एक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर, मतलब राइट शेयर अगर उसने एक्सरसाइज किया, राइट शेयर अगर उसने एक्सरसाइज, तो जितने में शेयर खरीदा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अरे जितने में शेयर खरीदा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर राइट बेच दिया, और अगर राइट बेच दिया तो क्या हो जाएगा? जितने में बेचा वो एफवीओसी, जितने में बेचा वो एफवीओसी, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? नील रहेगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? नील रहेगी। देखो, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट में कैपिटल गेन लगेगा, जितने में बेचा वो रहेगा एफवीओसी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? नील। और इसमें हर बार एसटीसीजी ही आएगा, इसमें हर बार क्या आएगा? एसटीसीजी, क्योंकि राइट कोई लंबे समय के लिए थोड़ी मिलता है। हो, थक गए हो क्या बेटा? अबे आधा घंटा भी नहीं पड़ा है, तुम लोग रोना गाना मचाना शुरू कर देते हो। चलो देख लो, right shares, amount paid to acquire the shares, right shares which are purchased by the person in whose favor the assessee has renounced the right। तो अब जिसने खरीदा है उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल, रुक जाओ यार, तुम लोग सुन नहीं रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो वहां जाके बैठ जा। क्या हो गया? क्या बोल रहा है? कौन? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो वो है कहाँ? जिम जा रहा है? तुझे कैसे पता बॉडी बना रहा है? अच्छा। नहीं पढ़ना भाई, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अच्छी बुक है वैसे, लेकिन ठीक है, बताऊंगा कैमरे में नहीं, अलग से बताऊंगा। चलो आओ, नहीं बुक बहुत अच्छी है। चलो, क्या बता रहा था मैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कौन है? शेयर होल्डर एक्स। कौन है? इसको कंपनी से मिला राइट। क्या बात समझ में आ रही है? कंपनी से क्या मिला? राइट। क्या राइट मिला? कि एक शेयर जिसकी अभी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है 200 रुपए, वो तुम्हें मिल जाएगा 80 रुपए में। तो कितने का बेनिफिट मिल रहा है इसको? 120 रुपए पर शेयर का बेनिफिट मिल रहा है। अब इसने अगर शेयर खरीद लिया कितने में? 80 में। तो कोई बात ही नहीं है, 80 में खरीदा, जब बेचेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी रहेगी? 80। अरे कोई डाउट है? अब इसने अपना राइट बेच दिया मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई को क्या बेच दिया? राइट। शेयर कितने का बेनिफिट मिल रहा था? 120 रुपए का। उसने एक काम बोला कि एक काम करो, 50 रुपए मेरे को दे दो। उसने क्या बोला? 50 रुपए में राइट मेरे से ले लो, मतलब मेरे को, मेरे से 50 रुपए ले लो, मेरे को 50 रुपए दे दो, और ये राइट तुम ले लो। तो उसने कहा ठीक है, तब भी उसको 50 रुपए देने पड़ेंगे। अब मैं वाई की बात कर रहा हूं, वाई को 50 रुपए किसको देगा? एक्स को। और 80 रुपए किसको देगा? कंपनी को। यानी 80 + 50 कितना होता है? 130। अभी भी शेयर कितने का है?
₹200 का है तो भी उसको 70 का बेनिफिट है, बोलो हाँ या नहीं? तो राइट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए, बोलो हाँ या नहीं? तो उसने बोल दिया ठीक है ₹50 में राइट मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। कितनों को बात समझ में आई? हाथ उठाओ। अब दो ट्रांजैक्शन हुए हैं, एक तो राइट बिका है, क्या बिका है? राइट। राइट किसने बेचा है? मिस्टर एक्स ने। उसका एफवीओसी कितना रहेगा बताओ, कितने में का राइट? ₹50 में ना बे, ₹80 तो शेयर का प्राइस था। राइट कितने में जाए? ₹50 में, बोलो हाँ या नहीं? अगर 1000 शेयर थे तो ₹50,000 में, हाँ या ना बोलो? और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? नील। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? नील, क्योंकि राइट तो उसको फ्री में मिला था ना भाई, राइट तो उसको क्या मिला था? फ्री में मिला था। कितनों को बात समझ में आई? हाथ उठाओ। अब जब वाई अपना शेयर बेचेगा, जब वाई अपना शेयर बेचेगा तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेगा? कितनी लेगा? 130। क्यों? क्योंकि 80 उसने काय को दिए? कंपनी को। और 50 काय के दिए? राइट के। अरे 50 काय के दिए? राइट के। तो 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 130 क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो राइट को बेचते टाइम, राइट को बेचते टाइम एफवीओसी रहेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा? नील। और जो गेन आएगा वो हमेशा क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? हाथ उठाएं। और जब वो बंदा बेचेगा, और वो जब बंदा बेचेगा जिसने राइट खरीदा है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? शेयर परचेज प्राइस, शेयर परचेज प्राइस प्लस राइट की प्राइस, प्लस राइट की प्राइस। जैसे हमने किया 80 प्लस 50 अपने एग्जाम्पल में। आया कि नहीं आया? ये तुम्हारी मॉड्यूल में लिखा हुआ है, यहां देखो। परचेज प्राइस पेड टू द रिनाउंसर प्लस परचेज प्राइस फॉर एक्वायरिंग द राइट शेयर्स। ये किसके लिए है? जिसने राइट खरीदा था उसके लिए दिया हुआ है। आया कि नहीं आया? डेड बॉडीज बोलो। 5 मिनट का समय दे रहा हूं, जितना पढ़ाया उतना रीड करो। केस 1, केस 2, केस 3 सॉल्व करो खुद से। नहीं बनेंगे मैं बताऊंगा। केस 1, केस 2, केस 3 खुद से सॉल्व करो। 5 मिनट का समय दे रहा हूं कि बेटा ट्राई जल्दी करो।
बैठा था कि तुम लोग आराम से कर रहे होगे, सारे तीनों करके बैठोगे, बोलेंगे वाह भैया हो गए सब। कौन सा केस वन बन गया? क्या था केस वन में, बताओ जरा मेरे को। बन गया ना कुल मिला के? केस टू नहीं बना? मिस दीक्षिता हैज 1009% डिबेंचर एक्वायर्ड ऑन 15/4/2009 फॉर 85 ईच एज ऑन 1 फरवरी 23। शी सोल्ड सच एसेट फॉर 1,25,500। ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.5% ऑफ सेल वैल्यू वॉज पेड बाय हर, कंप्यूट द कैपिटल गेन। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सेल कंसिडरेशन कितनी ले लेंगे, 1,25,500। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, अच्छा ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, आगे तुम पढ़ोगे कि किस किस चीज में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, किस किस चीज में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। खरीदी कितने की थी, 85 की, 1000। तो 1000 इंटू 85 कितना हो जाएगा, 85,000। ब्रोकरेज 0.5% माइनस किया। ठीक है, डिबेंचर्स के केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, डिबेंचर्स के केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलता। अब तो वैसे ही इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, अरे हाँ ना बोलो ना यार, क्या है, डिबेंचर्स के केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, अब तो वैसे ही इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। भले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है पर इंडेक्सेशन नहीं मिला है, डिबेंचर्स के केस में ऐसा होता है। हाँ या ना बोलो, अभी आप पढ़ोगे कहीं पे, चाहो तो लिख लो, डिबेंचर्स के केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। ये देख लो, ये लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में, no indexation in case of debentures or bond, index benefit not allowed in case of bonds and debentures except capital indexation bonds एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय दी आरबीआई। इनको छोड़ के नॉर्मल बॉन्ड्स वगैरह में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। ठीक है, क्या, नो कैपिटल गेन विल अराइज इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑन रिडम्पशन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय आरबीआई। अगर आरबीआई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रिडीम करता है तो उसमें कैपिटल गेन ही नहीं लगेगा। इसको भी लिख लो, क्या बात समझ में आ रही है। हालांकि ये नोट्स आपको मिलेंगे, आज के आज नोट्स दिलवाता हूँ, ये नोट्स को प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट रीड करना अच्छे से और सारी मार्किंग कर लेना, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, फिर बोलोगे जिंदगी बर्बाद हो गया। केस थ्री बना था कि किया ही नहीं था? अरे बना कि नहीं, कि किया नहीं? अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। कौन है? हेलो, चलो पढ़े। ठीक है, अंकल लोग ऐसे फोन उठाते हैं ना, हेलो। हाँ, निशा ट्रांसफर द फॉलोइंग असेट ऑन 2/6/23। कब बेचा, 2/6/23 को। डिटरमाइन द कैपिटल गेन अज्यूमिंग ब्रोकरेज पेड ऑन ट्रांसफर कितना है, 2%। लैंड एक्वायर्ड इन 1976, यानी 2001 के पहले जमीन खरीदी थी, कितने की, 25,000 की। एफएमवी एज ऑन 2001 क्या था, 1 लाख। कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर, तो क्या ले लेंगे, विच एवर इज हायर क्या ले लेंगे, 1 लाख। बिका कितने में है, 30 लाख में। अच्छा, 2001 से इंडेक्सेशन मिलेगा, इंडेक्सेशन मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, 30 लाख माइनस 1 लाख, 29 लाख हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। पर इनने इंडेक्सेशन लेके सॉल्व किया होगा, तो आप भी एक बार इंडेक्सेशन लेके सॉल्व करना। हाँ या ना बोलो, कौन से ईयर में बिका है, कौन से ईयर में बिका है बताओ, प्रीवियस ईयर 23-24, है ना, प्रीवियस ईयर 23-24। इंडेक्सेशन देखो कितना लेना है, टेबल में वो तो था तुम्हारा 348। पिछले पुरानी बुक है इसलिए 348, करंट ईयर का आएगा तो कौन सा लगेगा, देखो देखो कितना है, 3, अबे लिखवाया था ना 363। पिछले साल का 348 था, इस साल का 363 है, अमेंडेड है, देख लेना। अरे हाँ ना बोलो, गुडविल ऑफ द बिजनेस थी
1995 में खरीदी थी, बिल्ड बिजनेस कमेंस किया था, सेल जनरेटेड है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है, एफएमवी 2001 की 40,000 है और 2 लाख है, तो क्या कर लेंगे, एफएमवी ले लेंगे क्योंकि 2001 का पहले का है, बोलो हाँ है नहीं। और दूसरा टेनेंसी राइट्स है, क्या है, टेनेंसी राइट्स है, तो सीधे सीधे एफएमवी नहीं लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ले लेंगे, डेट नहीं दी हुई है। आई कि नहीं आई बात समझ में, दोनों के केस में नहीं आई, मैं कर रहा हूं, डेट से हो तुम लोग पता, एफ वी ओ सी लो, चलो 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 चलो, लैंड, एफ वी ओ सी कितना है कितना है कितना है, 30 लाख, 30 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है क्या, 2% ब्रोकरेज पे किया है, ब्रोकरेज 2% ऑफ 30 लाख निकालो, जिंदगी बर्बाद हो गया, कितना हो जाएगा, 29,40,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अपन इंडेक्सेशन कर रहे हैं इनके हिसाब से, अगर हमारे केस में 23 जुलाई के बाद का होगा तो इंडेक्सेशन नहीं करेंगे और टैक्स लगाएंगे 12.5%, वरना फिर इंडेक्सेशन करेंगे, हाँ है ना बोलो। अभी तो इंडेक्स कॉस्ट निकालो निकालो निकालो, देखें 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 कितना है, एफएमवी कितनी ले लोगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 348, कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है। और कुछ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है क्या क्वेश्चन में, नहीं, तो सीधे सीधे माइनस कर दो, एलटीसीजी 25,92,000। आर यू ऑल देयर, गुडविल, अब क्या आएगा, गुडविल क्या आएगा, गुडविल, गुडविल का एफवीओसी लो, गुडविल का एफवीओसी लो, कितना आएगा गुडविल का एफवीओसी, लो 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 लो। कोई कॉन्वेंट वॉन्वेंट में पढ़ा है, क्रिश्चियन स्कूल में तुम पढ़ी हो, वहां पे एक ऐसी गाना होता था ना, इज गॉड डेड, नो 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 नो, गॉड्स नॉट डेड, ही इज अलाइव, गॉड्स नॉट डेड, ही इज अलाइव, मस्त गाने होते थे। 2% ब्रोकरेज भरो, 2% ब्रोकरेज भरो बे, 2 लाख का 2% कितना हो जाएगा, 4,000, कितना आ जाएगा, 1,96,000। देखो सेल जनरेटेड है, क्या है, सेल जनरेटेड है, तो क्या हो जाएगा, नील ही ली जाएगी, क्या बात समझ में आ रही है, क्या ली जाएगी, नील ली जाएगी, नील ली जाएगी, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, टिंग टिंग। इसमें एफएमवी का बेनिफिट नहीं मिलता है, याद है ना, इसमें एफएमवी का बेनिफिट नहीं मिलता है, वैसे ही सेम कर लोगे तीसरा वाला, 3 लाख में से 6,000 माइनस किया, नील लिया, 2,94,000 आ गया, बोलो बेटा, हाँ, इज गॉड डेड, नो 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 नो, गॉड्स नॉट डेड, ही इज अलाइव, गॉड्स नॉट डेड। अभी क्या करोगे, क्वेश्चन करके आओगे वाले कि मैं कराऊं, नहीं अभी पढ़ाया ही नहीं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड पढ़ाया ही नहीं है, अभी टाइम है ना अपने पास, कितने बजे तक की क्लास थी, थक गए हो, एक तो पीछे की लाइट क्यों नहीं चालू रखते हो, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इतना ही करते हैं, बाकी का अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, चलिए बाय बाय। लगेगी अभी, आज लगेगी, लेकिन आज मैं वो कराऊंगा ना इसके बाद तो, जीएसटी, चलिए।